पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका फिर पुनः एक बार स्वागत है। अब मैं जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगे का टॉपिक जो है इस चैप्टर से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जीवमितीय पहचान यह है बायोमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन। किसी व्यक्ति के गुणों या विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर की सहायता से उनकी पहचान निर्धारित करने का एक तरीका है। यानी कि जीवमितीय पहचान में किसी व्यक्ति के गुणों का या विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर के सहायता से उसकी पहचान किया जाता है, जिनका प्रयोग पहचान, प्रवेश, सुरक्षा, अनसंवेदनशील मामलों में होता है। बायोमेट्रिक्स इंस्टीट्यूट के अनुसार बायोमेट्रिक्स पहचान के निम्न प्रकार हैं। किसी व्यक्ति का बायोमेट्रिक्स पहचान इस तरह से डीएनए मिलान के द्वारा किया जाता है, कान के आकार के आधार पर किया जाता है, आइरिस के आधार पर किया जाता है, और जो है दृष्टिपटल रेटिना के आधार पर चेहरे की पहचान द्वारा, अंगुली छाप आधारित, अंगुली के 3D ज्यामितीय विन्यास के आधार पर, व्यक्ति की चाल के आधार पर, हाथ की ज्यामितीय विशेषता के आधार पर, गंध के आधार पर, टाइपिंग के अनोखेपन पर आधारित, वाक अभिज्ञान पर आधारित, हथेली की नसों के विन्यास के आधार पर। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण जीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थ या जैव प्रक्रियाओं के प्रौद्योगिकी के स्तर पर उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग से वर्तमान समय में जैव प्रौद्योगिकी का अप्रत्याशित विस्तार हुआ है। किसी भी जीवधारी से उनके जैसे हूबहू जीवधारी प्राप्त किया जाए, इसे क्लोन कहते हैं। ये अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जो सभी संदर्भ में अपने मातृजीव के समरूप होता है। क्लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाता है। इसमें होता है किसी जीवधारी का हूबहू गुणों का जीव प्राप्त किया जाता है, यानी हूबहू जीवधारी प्राप्त किया जाता है। उसका जो है शरीर के किसी भाग का सेल लेके जो है उसका क्लोन तैयार किया जाता है, और जो है समान जीव जो है तैयार किया जाता है। यह अलैंगिक विधि है, इससे जो है तैयार होता है, जो है मातृजीव के समरूप होता है। डॉली नामक भेड़ के क्लोन का जन्म स्कॉटलैंड स्थित रोजलिन इंस्टीट्यूट ने 5 जुलाई 1996 को इयान बिलमुट, कीथ कैम्पबेल तथा उनके सहयोगियों के प्रयास से संभव हुआ। इसमें जो है भेड़ को उत्पन्न किया क्लोन के द्वारा सबसे पहले स्कॉटलैंड स्थित जो है रोजलिन इंस्टीट्यूट ने जो है 1996 में, और वैज्ञानिक था इयान बिलमुट, कीथ कैम्पबेल, इनके सहयोगियों के प्रयास से यह क्लोन भेड़ का तैयार किया गया था। और विश्व में किसी क्लोन स्तनधारी जीव का यह प्रथम क्लोन था डॉली, जिसका नाम रखा गया यह भेड़ था। और जो है इसमें जो है पात्र निषेचन इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा इसको तैयार किया गया। इसके लिए डॉली की माँ का स्तन ग्रंथियों से प्राप्त एक कोशिका के केंद्रक को दूसरी, इसमें डॉली की माँ के स्तन ग्रंथि से प्राप्त एक कोशिका के केंद्रक को दूसरी मादा भेड़ के अंडक में प्रविष्ट कराया गया। इसका केंद्रक हटा दिया गया। कहने का मतलब यह जो है दुग्ध कोशिका, जैसे कि माता जो डॉली भेड़ का जो माता था, उसका जो है स्तन कोशिका से सेल लिया गया, उसका केंद्रक लिया गया, और दूसरी मादा के अंडा में, यानी कि अंडाणु जो होता है उसमें प्रवेश किया गया, और उस अंडाणु का सेल निकाल के जो है इस सेल को जो है उसमें प्रविष्ट कराया गया, जिसका केंद्रक हटा दिया गया। इस कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप अनेक कोशिकाएं बने, और अनेक कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बना, जिसके भ्रूण का निर्माण किया गया। इस भ्रूण को दूसरी कोखदानी, यानी कि सरोगेट, इस भ्रूण को जो है दूसरे भेड़ के कोख में
पाला गया के गर्भाशय में स्थानांतरित किया गया, जिससे डॉली नामक मेमने का जन्म हुआ, जो आनुवंशिक रूप से पूर्णतः अपनी माँ के समान था। अब देखते हैं डॉली के। देख रहे हैं ये डॉली भेड़ है। इसमें पहला भेड़ देखिए, भेड़ से ली गई स्तन कोशिका। इस भेड़ से स्तन कोशिका लिया गया, यह है सेल स्तन कोशिका, ठीक है। और जो है इसको भेड़ दूसरे से ली गई अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका लिया गया और इसका जो है सेल हटा दिया गया। दूसरे भेड़ से जो अंड कोशिका हटाया गया उसका सेल हटा दिया गया, उसको केंद्रक विहीन अंड कोशिका बना दिया गया। और जो है यह जो है पहला स्तन कोशिका का जो केंद्रक निकाला गया था, उसको उस केंद्रक को जो है इस कोशिका में जो है सबमिट कर दिया गया, संलग्नित कर दिया गया। और इस तरह से जो है उसको दूसरे गर्भाशय में, तीसरे भेड़ के गर्भाशय में जो है उसको जो है ट्रांसमिट किया गया, उसको जो है हस्तांतरित किया गया। और जो है इस तीसरे में इसको कहता है सर्गोगेट, उसमें जो उसके गर्भ में वह पला भ्रूण, विभाजन के परिणामस्वरूप भ्रूण का निर्माण हुआ। और जो है तीसरे भेड़ सरगोट में प्रत्यारोप किया गया। और जो है क्लोन भेड़ डॉली का जन्म इस तरह से आनुवंशिक रूप से हुआ। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम 2009 में विश्व में भेड़ के पहले क्लोन बछड़े समरूपा को विकसित किया। भारत में सबसे पहले करनाल के वैज्ञानिकों ने, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों ने जो है पहले विश्व में भैंस को तैयार किया गया, जिसका नाम समरूपा दिया गया। NDRI के वैज्ञानिकों ने जून 2009 में भैंस के दूसरे क्लोन गरिमा तथा अगस्त 2010 में गरिमा 2 का जन्म कराने में सफलता प्राप्त की। जनवरी 2013 में गरिमा 2 से महिमा नामक एक स्वस्थ मादा बच्चे को जन्म दिया गया। उल्लेखनीय है कि दुबई स्थित ऊंट प्रजनन केंद्र में दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊंट 2009 में विकसित की गई। इन क्लोन ऊंट का नाम इन जॉर्ज रखा गया था। हाल में ही चीन के वैज्ञानिकों ने विश्व में प्रथम प्राइमेट्स के क्लोन को सफलतापूर्वक विकसित किया। झोंग झोंग तथा हुआ हुआ नामक क्लोन बंदर को ठीक उसी प्रकार विकसित किया गया जिस प्रकार स्तनी क्लोन डॉली को विकसित किया गया था। और देखते हैं, मनुष्य का शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है तथा कोशिकाओं के अपने कार्य होते हैं। स्टेम कोशिका विभाजन होने के बाद भी पूर्ण रूप से धारण कर लेते हैं, जबकि अन्य कोशिका विभाजन होने पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। स्टेम कोशिका से शरीर की लगभग सभी कोशिका को निर्मित किया जा सकता है, अर्थात इससे शरीर के किसी अंग की कोशिका तैयार हो सकती है, यानी कोई भी अंग जो है स्टेम सेल से निर्माण किया जाता है। स्टेम कोशिका को वैज्ञानिक प्रयोग के लिए स्रोत के आधार पर भ्रूण, वयस्क तथा कार्ड ब्लड में बांटा जाता है। अधिकांश स्टेम कोशिका भ्रूण से प्राप्त होती है। इससे जन्म के समय ही सुरक्षित रखना होता है। इस मौलिक कोशिका के अनुसंधान को लेकर काफ़ी विवाद है, यानी कि भ्रूण जब तैयार होता है बच्चा को, वहीं से स्टेम सेल निकाल लिया जाता है और उससे हर तरह का अंग डेवलप किया जाता है। तो इसके लेके विवाद भी है कि भ्रूण कोशिका को क्यों निकाला जाता है। इसमें कभी कभी भ्रूण क्षतिग्रस्त भी हो जाता है, यानी बच्चा जन्म लेने से पहले खत्म हो जाता है। कारण है कि विकास के प्रारंभिक चरण में मानव भ्रूण से इन कोशिका को प्राप्त करने के दौरान भ्रूण नष्ट हो जाता है, यानी कि भ्रूण समाप्त हो जाता है। इस नैतिकता के आधार पर इस तरह के अनुसंधानों का विरोध होता रहा है, किंतु वर्तमान में
इनके वैकल्पिक स्रोत की तलाश कर ली गई है, जिससे भ्रूण को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो है तरीका ईजाद किया गया है कि भ्रूण इससे नष्ट नहीं होता। गर्भनाल का रक्त, दंत, अस्थिमज्जा आदि स्टेम कोशिका से अविवाद है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न रोगों के निदान के लिए स्तंभ कोशिका का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्टेम सेल से बहुत तरह का जो है अंग तैयार किया जाता है, जिसका चिकित्सा विज्ञान में उपयोग होता है। इनकी सहायता से कॉर्निया प्रत्यारोपण और हृदयघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के उपचार में सफलता मिल चुकी है। उल्लेखनीय है कि अस्थिमज्जा से प्राप्त कोशिका आजीवन शरीर में रक्त का उत्पादन करती है और जो है ल्यूकीमिया आदि रोगों से इनका प्रत्यारोपण कर पूरी तरह रक्त प्रणाली को पुनर्संचित करती है। यानी कि इसका है क्या, अस्थिमज्जा से सेल प्राप्त करके जो है पूरा जीवन जो है इससे रक्त जो है निर्माण होते रहता है। ल्यूकीमिया रोगी से तो इससे इसका इलाज होता है, ल्यूकीमिया को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस गर्भवती महिला से किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व परीक्षण है, जिनके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्र विषमता आदि की जांच की जाती है। इसमें क्या है कि एमनियोसेंटेसिस में होता है कि गर्भवती महिला में किया जाने वाला यह टेस्टिंग है, जिससे जो है यदि पैदा होने वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम है या गुणसूत्र विषमता किसी तरह का है, उनकी जांच करके पता लगाया जाता है। और जो है इस परीक्षण के तहत विकसित भ्रूण के चारों ओर विद्यमान उल्लेखनीय द्रव यानी एमनियोटिक फ्लूइड की कुछ मात्रा निकाल कर उनका विश्लेषण किया जाता है। इससे भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है। यानी कि भ्रूण जिसमें थैली में पलता है उसमें जो द्रव होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसको निकाल के जो है परीक्षण करके जो है उसमें जो है लिंग भी निर्धारित किया जाता है बच्चे का, और जो है दूसरे गुणों या कोई बीमारी का पता लगाया जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन तथा जंतु कॉलोनी की सफलता मिल चुकी है। इसमें आनुवंशिक अभियांत्रिकी से जीन प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन, जंतु कॉलोनी में जो है सफलता मिल चुकी है। और जो किंतु मानव कॉलोनी का परीक्षण अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता है। मानव कॉलोनी जो है पूरा तरह से अभी सफल नहीं हुआ, क्योंकि यह विवादास्पद है तथा प्रतिबंधित है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के प्रयोज्य तथा उनकी दैनिक जीवन में महत्ता को उल्लेखित शीर्षक के माध्यम से समझा जा सकता है। जीन विश्लेषण तथा संग्रहण, डीएनए अणु को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर तथा उनका पुनर्पूंजीकरण करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जाता है। डीएनए अणु को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर उसका पुनर्जीकरण करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जाता है। इसे जीनी संग्रहण के रूप में कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाता है। ज्ञातव्य है कि जीनोम एक प्राणी में पाए जाने वाला सभी जीनों के समुच्चय के प्रयुक्त एक समूहवाचक शब्द है। और देखें इसका विश्व के स्तर पर प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध मानव जीनी और उनके अनुक्रमों की पहचान, उसका मानचित्रीकरण में होता है। मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि मानव जीनोम में लगभग
30,000 जीन होते हैं, उसमें से अधिकांश जीन्स का विश्लेषण कर लिया गया है। इससे मानव को गंभीर आनुवंशिक रोग और अकाल मृत्यु से निजात दिलाने में सहायता मिलती है। जीन्स का संश्लेषण। जीनोम द्वारा संश्लेषित संपूर्ण मैसेंजर आरएनए जीनोम द्वारा संश्लेषित संपूर्ण मैसेंजर आरएनए अणु को ट्रांसक्रिप्टोन कहते हैं। जीनोम द्वारा संश्लेषित संपूर्ण मैसेंजर आरएनए अणु को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। किसी विशिष्ट कोशिका में मैसेंजर आरएनए अणु को पृथक करके प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज में एंजाइम की सहायता से इस पर डीएनए श्रृंखला का विश्लेषण कराया जा सकता है। मानव जीनोम के जीन्स का रूपांतरण या प्रतिस्थापन। उल्लेखनीय है कि मनुष्य के लगभग 3,000 रोग त्रुटिपूर्ण जीन के नियंत्रण से बने त्रुटिपूर्ण एंजाइम के कारण होता है। जीन उपचार के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण जीन्स में अवांछित न्यूक्लियोटाइड्स के स्थान पर वांछित न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर अथवा जीन में अवांछित जीन्स को हटाकर वांछित जीन्स को उसमें जोड़ दिया जाता है। इससे रोगों से निजात मिलता है। यानी कि रोग वाले जीन को हटा के उसमें स्वस्थ जीन को जोड़ के जो है रोगों से इलाज में मतलब क्या मुक्ति मिलता है। ज्ञातव्य है कि मानव एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है। यह बहु प्रभाविता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है लाल रक्त कोशिकाओं का हाशियाकार कोशिका और रक्त रोग, जिसमें आरएनए आरबीसी के आकार हाशिया के नुमा हो जाता है। एक रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। पादपों की उच्च प्रतिरोधकता। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों को उत्तक संवर्धन तकनीकी से उगाया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से उसमें नैसर्गिक जीनों के अतिरिक्त मनोवांछित जीन प्रविष्ट कराया जाता है। इससे मिट्टी की लवणता, सूखे कीटों और विषाणुओं आदि के संक्रमण के सहने उसके प्रति प्रतिरोधकता की क्षमता उत्पन्न होती है। कहने के मतलब उसमें प्लांट में ऐसा जीन ट्रांसमिट किया जाता है जो मिट्टी की लवणता को सह सके, सूखे को सह सके, कीटों को, विषाणुओं को, और उससे उसको हानि नहीं पहुंचाए। उस तरह के जीन को प्रविष्ट कराया जाता है उसके डीएनए में। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा एक जीनी में प्रविष्ट कर निर्मित किया गया है। बीटी जीनी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस यूरिथेनेसिस द्वारा तैयार किया गया। बीटी जीन पौधे में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है, जिससे कीटाणुओं के उपयोग की आवश्यकता कीटनाशकों के उपयोग आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से जैव पीड़ानाशकों का निर्माण होता है, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का आदि। उसमें जो है कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है कीट से लड़ने का जीन जो है बीटी कॉटन में या बैगन में पहले से ही फिट कर दिया जाता है, नए वैरायटी का तैयार किया जाता है। इसको जो है इसे बैगन बैसिलस यूरिथेनिन नामक जीवाणु विशेष जीन को निवेशित किया गया, जिससे एक प्रकार का विष बीटी टॉक्सिक उत्पन्न किया गया। यह बैगन में लेपिडोप्टेरोन कीट तथा ब्रिजिलल फूट बोरर सूट बोरर के विरुद्ध प्रतिरोधकता क्षमता उत्पन्न करता है। इस प्रकार बीटी बैगन फसल सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा विकल्प है, लेकिन ऐसी आशंका है कि बीटी विष से मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञातव्य है कि जीन अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति ने बीटी बैगन के व्यावसायिक खेती के लिए 2009 में अनुमति प्रदान किया गया है, किंतु इसे लेकर जन आक्रोश अत्यधिक भड़कने के कारण जो है 2010 में इनकी खेती को रोक दिया गया है। पादप जीन प्रारूप में परिवर्तन। पुनर्संयोजित तथा पुंजीकृत डीएनए को पादप जीन में प्रारूप प्रविष्ट कराकर टमाटर, तंबाकू, प्याज, मक्का, गेहूं, जौ, चावल, मटर आदि विभिन्न पादपों के लाभदायक उत्कृष्ट किस्म का विकास किया गया है। क्लोवर 7 एक आनुवंशिक रूप से रूपांतरित टमाटर है। यह व्यावसायिक उद्देश्य हेतु उत्पादित
पहली ऐसी आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत फसल है जिसे मानव उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया। इस टमाटर में ऐसे जीन डाला गया है जो पकने की प्रक्रिया को धीमा करता है। इसके फलस्वरूप टमाटर पौधे पर भी लंबे समय तक लगा रह सकता है, जिससे अधिक स्वाद होता है। साथ ही बाजार में हस्तांतरण की प्रक्रिया के दौरान यह दृढ़ रहता है। ज्ञातव्य है कि पौधे में पके फलों को बाजार में भेजने से हरे फलों को तोड़कर उसमें कृत्रिम रूप से पकाने की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। गोल्डन राइस प्रौद्योगिकी है जिसमें जो है जन्मदाता प्रोफेसर इगो पोट्रिक्स तथा पीटर बेयर है। यह चावल का रंग सुनहला है तथा इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया जो हमारे शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ओके गाइज, इस चैप्टर में और देख लेते हैं, इतना ही था। अब जो है इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ओके बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर वीडियो मैं आपके लिए